इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्ट नंबर 21 और 2000, चैप्टर 9, सेक्शन 44। जानकारी, विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति। जानकारी देने में, विवरणी, उसका विवरण देने में आदि में असफल रहने पर क्या है, उसके लिए पेनल्टी दी जाएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है तो उसे देने में असफल रहेगा, तो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए, हर एक असफलता के लिए 1,50,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। कितनी शास्ति का दायी होगा? 1,50,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। कब? नियंत्रक अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है उसे देने में असफल रहे तब। क्लोज बी में है, विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज देना अपेक्षित है। विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी फाइल करने या उसे देने में असफल रहेगा, तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है 5,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। इसमें कितनी राशि है? इसमें कम है, 5,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। कब? विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी देने में, उनको फाइल करने या उसे देने में असफल रहे तब। क्लोज सी है, लेखा बहिया या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है 10,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। कितने? 10,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। लेखा बहिया, अभिलेख बनाए रहना अपेक्षित है और उनको नहीं बनाए रखे तब। अब है सेक्शन 45, अवशिष्ट शास्ति, रेसिड्यूअरी पेनल्टी। जो कोई इस एक्ट के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे उल्लंघन के लिए जिसके लिए अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, अलग से नहीं है, तो ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को 25,000 रुपये से अधिक के प्रतिकर का संदाय करने या 25,000 रुपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। कौन सी सेक्शन में? सेक्शन 45, अवशिष्ट शास्ति के लिए। इसमें अलग से अगर कोई उपबंध किया गया है और वहाँ उसका उल्लंघन हुआ है तब 25,000 रुपये से अधिक की शास्ति सेक्शन 45 के तहत ली जाएगी। सेक्शन 46, न्याय निर्णयन करने की शक्ति, पावर टू एडजुडिकेट। उपधारा 1 है कि इस अध्याय के अधीन, मतलब अध्याय 9 के अधीन न्याय निर्णयन के प्रयोजन के लिए जहां किसी व्यक्ति ने इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, दिए गए निर्देश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है जो उसे शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है, शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है, वहां केंद्र सरकार उपधारा 3 के तहत, किसके तहत? उपधारा 3 के तहत उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी, भारत सरकार के निदेशक का जो है डायरेक्टर, उसकी पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या फिर राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति में जांच करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। कौन कर सकेगी नियुक्त? केंद्र सरकार। उपधारा 1 क, इसमें है कि उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी उन मामलों का न्याय निर्णयन करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा
प्रयोग करेगा जिनमें क्षति या नुकसानी के लिए दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है। क्या होगा इसमें? उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी उन मामलों का न्याय निर्णय करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिनमें क्षति या नुकसान जो है उसका दावा 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है, परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति या नुकसानी के लिए दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संक्षिप्त न्यायालय में। अब आती है उपधारा 2। उपधारा 2 में है कि न्याय निर्णायक अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए युक्त अवसर देगा और ऐसी जांच के बाद उसका समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो उस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णित कर सकेगा जिसे क्या करे वह ठीक समझे। अब है उपधारा 3। कोई व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऐसे अनुभव और ऐसा विधिक या न्यायिक अनुभव न हो जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। तब तक क्या होगा? तब तक कोई व्यक्ति न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस न हो जो सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हो और जो केंद्र सरकार द्वारा विहित न किया गया हो। उपधारा 4 है कि जहां एक से अधिक न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? उपधारा 4 के तहत कि जहां एक से अधिक न्याय निर्णायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां केंद्र सरकार आदेश द्वारा उन विषयों और स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनकी बाबत ऐसे अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। अब आती है उपधारा 5 कि प्रत्येक न्याय निर्णायक अधिकारी के पास सिविल कोड की वे शक्तियाँ होंगी जो तो इसमें 3 संहिताओं के उदाहरण दिए गए हैं उपधारा 5 में कि जो प्रत्येक न्याय निर्णायक अधिकारी के पास सिविल कोर्ट की वे ही शक्तियाँ होंगी जो धारा 58 की उपधारा 2 के अधीन अपील अधिकरण को प्रदत्त की गई है। धारा 58 के अधीन अपील अधिकरण को प्रदत्त की गई है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अधीन, और इसमें 3 क्लोज बताए गए हैं। क्लोज 1 में है कि उसके समक्ष की सभी कार्रवाइयाँ जो आईपीसी की धारा 193, 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। क्लोज बी में है कि उसे सीआरपीसी की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनार्थ सिविल कोर्ट समझा जाएगा। और क्लोज सी में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल कोड समझा जाएगा। तो इसमें सिविल कोड समझा जाएगा इन संहिताओं के अधीन। तो इन तीनों संहिताओं की धाराओं का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। 193 में है मिथ्या साक्ष्य हेतु दंड, और सेक्शन 228 के तहत न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न। अब सीआरपीसी से रिलेटेड है सेक्शन 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। धारा 346 जहां कोर्ट का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी है वहां क्या प्रक्रिया। सीपीसी ऑर्डर 21 में है डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन डिक्री के अधीन संदाय। अब है धारा 47, उसमें न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा विचार की जाने वाली बातें इस अध्याय के अधीन। प्रतिकर की मात्रा का न्याय निर्णयन करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित बातों पर क्या करेगा? ध्यान देगा, उन पर गौर करेगा। क्लोज ए में है व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप हुए अभिलाभ या अनुचित फायदे की रकम जहां वह परिमाण निर्धारित करने योग्य हो। क्लोज बी व्यतिक्रम के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को हुई हानि की रकम। और सी में है व्यतिक्रम की आवृत्तीय प्रकृति, रेपिटेटिव नेचर, दोबारा। तो ये क्या है?
विचार की जाने वाली बातें न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा। इस प्रकार धारा 47 चैप्टर 9 की लास्ट धारा थी।